राम राम भाई और बहनों। जैसे कि हम कल पढ़ चुके हैं, कल हमने स्टार्टिंग की थी आपके दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत के पाँचों मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि आपके कितने वंश है। आपके 5 वंश बताए थे। गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी, तुगलक, सैयद और आपका अंतिम वंश बताया था आपका लोधी वंश। ये चीज़ें आपको सब बताई गई थी। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था गुलाम वंश को आपको ये बताया गया था कि आपके मामलूक वंश कहा जाता है गुलाम वंश को। उसी को आपके 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? कुतबी, शमसी और बलबनी वंश। ये आपको सबको बता दिया गया था, रीज़न बताया गया था। अब जैसे अब बात करते हैं गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश का आपको कल मैंने स्टार्टिंग की थी किससे, कि गुलाम वंश का सबसे पहले आपका संस्थापक कौन। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में बात की थी। वो आपको मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। ठीक है, अब ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। और इसका मोहम्मद गोरी, अगर बात की जाए मोहम्मद गोरी का, ठीक है, मोहम्मद गोरी का सबसे खास सेनापति या सबसे खास गुलाम भी था, ये भी आपको बताया गया था। इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग नामों से, जैसे लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला। दूसरा इसको पील बख्श आपका नाम बताया था। पील बख्श आपको कहा जाता है किस वजह से? इसको कहा जाता है का हाथियों का दान करने वाला। कुरान को कंठस्थ याद करने की वजह से इसको कुरान खां नाम दिया गया। हातिम, दयाशीलता के कारण, की दया भावना के कारण ही इसको एक मिनाज अल सिराज एक लेखक हुए हैं, उन्होंने कहा। मोहम्मद गोरी ने इसे 2 उपाधि दी थी, मलिक और सिपे सलार की। ये 2 इसके बारे में थी। ठीक, आपको ये भी बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सब बचपन में एक अजीज कूफ़ी, ठीक है, अजीज कूफ़ी नाम के एक काजी ने ख़रीद लिया था बचपन में ही। ठीक, वहीं से इसने सारी शिक्षाएं अपनी ज़्यादातर प्राप्त की। अपनी धनुर्विद्या, घुड़सवारी, ये सारी जितनी भी थी उसने, धनुष चलाना, वो लड़ना, युद्ध कला, उससे ही सीखी। और उसके मौत के बाद उसके बच्चे उसको बेच देते हैं, और बेचने के बाद वो जिस आदमी को बेचता है वो आकर गजनी आकर मोहम्मद गोरी को उसको बेच देता है। ये आपको बताया था सारा। इसके बाद आपको एक चीज़ ये बताई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले अपने यहाँ एक पद पर रखा था। उस पद का नाम था अमीर ए अखरू या अमीर ए अखरू। घोड़े के अस्तबलों का अधिकारी इसको सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने बनाया था अपने राजकाल में। फिर इसको गोरी की तरफ से लड़ने का पहला मौका कब मिला? अगर इसका बात सुना, आपको बताया था इसके 3 हिस्सों में हम इसके पढ़ते हैं इसको। पहला सेनापति के तौर पर, दूसरा या सेनापति या गुलाम के तौर पर, दूसरा संरक्षक के तौर पर, तीसरा राजा के तौर पर। तो पहला बात की जाती है, पहला सबसे पहला आपको बताया था, पहला तराइन के युद्ध में आया था पहला, ये 1192 में। तब इसने सेनापति तक लड़ा, 1206 तक सेनापति रहा उसका, या गुलाम की तरह लड़ा गोरी की मौत के बाद ये उसका भारतीय राज्य, जो भारत के राज्य जीत रखे थे, उनका संरक्षक बन के रहा। और 1208 से लेकर 1210 तक ये 2 साल एक स्वतंत्र राजा की तरह इसने सारा काम किया। और आपको ये नाम बताया था मैंने कि गयासुद्दीन मोहम्मद, आपका नाम बताया था गयासुद्दीन महमूद, सॉरी मोहम्मद कह रहा हूँ, गयासुद्दीन महमूद। ये गजनवी उसका गोरी का भतीजा था, जो गोरी की मरने के बाद गजनी साम्राज्य का राजा बना था, गौर साम्राज्य का राजा बना था। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या दी? आपको स्वतंत्रता प्रदान की, गुलामी से आज़ादी दी। ठीक है, ये आपको बताया था। इसके बारे में बाद में आपको काफ़ी चीज़ें ये बताई गई थी कि इसने सबसे पहले क्या क्या काम किए। इसने अपनी स्थिति सुधारने के लिए सबसे पहले अपने पारिवारिक संबंध बनाए।
मतलब कहा जाता है जो उसके मुख्य सेनापति थे गोरी के, जो इसको टक्कर दे सकते थे, उन सभी से इसने पारिवारिक संबंध बनाए। जैसे आपको बताया था, एल्दोज की लड़की से शादी कर ली, कुबाचा से अपनी बहन की शादी करा दी, और अपने ही गुलाम इल्तुतमिश से अपनी बेटी की शादी करा दी। इस तरह से इसने पारिवारिक संबंध बनाए जो उस टाइम के बड़े सेनापति थे या बड़े योद्धा माने जाते थे उनसे। इसके बाद बात की जाए कि उसके पास काफ़ी वो आए, काफ़ी प्रॉब्लम हो गई उसके बाद, ठीक। क्योंकि अगर बात की जाए भाई, गोरी मरने के बाद जो इसके तीनों, बात की जाए तीनों इसके मुख्य सेनापति थे, गोरी के मरने के बाद जो इसके तीनों मुख्य सेनापति थे, तीनों मुख्य सेनापति का नाम कौन कौन सा था? एक तो था आपका एल्दोज, ठीक है, एल्दोज, एक कुबाचा और एक ऐबक। इन तीनों का नाम बताया कि भाई ये तीनों इसके मुख्य सेनापति थे, किसके? मोहम्मद गोरी के। अब 1206 में मोहम्मद गोरी मर गया। मरने के बाद हुआ क्या? जो ये एल्दोज था, इस एल्दोज ने तो गजनी पर अधिकार कर लिया, जो गौर साम्राज्य था, ठीक है, उस पर अधिकार कर लिया एल्दोज ने। कुबाचा ने सिंध और मुल्तान पे, जाइए, ठीक है, इसने सिंध और मुल्तान पे कब्जा कर लिया, और बाकी का बचा हुआ क्षेत्र किस पर आया? जो दिल्ली का क्षेत्र था वो आया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक पर। ये चीज़ है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, इसमें आगे इनके साथ युद्ध भी करता है, वो भी होता है, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। एक चीज़ इसके साथ ये आई, जो एक जो आपका गजनी साम्राज्य के पास ही मध्य एशिया का एक ख्वारिज्म नाम का एक राज्य था, ठीक है, जिसपे मोहम्मद गोरी से पहले वे मोहम्मद गजनवी को अपने वंशज मानते थे, मोहम्मद गजनवी के अपना आपको खुद को वंशज मानते थे। तो उस तरीके से वे कहते थे कि गजनी पे और दिल्ली पर उनका अधिकार है, वो उसको जीतना चाहते थे। इसी कारण बात की जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली न बनाकर लाहौर बनाई और वहीं डटा रहा, केवल उस ख्वारिज्म की वजह से। ये चीज़ आपकी आती है। अब इसके बाद और कुछ नहीं ज़्यादातर बताऊँ भाई, इसका चीज़ छोड़ो, ये चीज़ें ज़्यादा इतनी ज़रूरी नहीं है। जो जो चीज़ें आएंगी उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, बस फैक्ट के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा उसमें नहीं आएंगे कि हाँ भाई स्टोरी पूरी इसकी बताऊँ कि इसने कहाँ कैसे इसके सामने युद्ध आए थे, क्या परिस्थितियों में इसने किस तरीके से वो काम किया। बात करते हैं सबसे पहले जो आपका, चलो आप इसके फैक्ट लिख लो, जो कहानी आएगी कहानी मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा, पर इतनी कहानी के बारे में इतना ज़रूरी नहीं है कि बस एक एल्दोज और कुबाचा है। एल्दोज और कुबाचा ने दोनों ने इसका विद्रोह किया था, ये याद रखना, ठीक है। एल्दोज कहता था, एल्दोज गजनी साम्राज्य का था, अधिकार कर लिया था उसने। तो एल्दोज ये कहता था कि गजनी साम्राज्य के अधीन है दिल्ली, तो दिल्ली पर भी अधिकार मेरा है। तो वह ऐबक को वहाँ से हटाना चाहता था, चाहे एल्दोज उसका ससुर हो, पर उसको हटाना चाहता था। ये चीज़ आई, ठीक। इसने आक्रमण भी किया एल्दोज ने, इस पर बात भी हुई, पर उस टाइम कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अपनी दिल्ली की सुरक्षा करे रखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुबाचा ने भी इस तरीके से किया, ठीक है। उसने काबुल मुल्तान पे कर लिया था। इसने कुबाचा को इससे लगा था कुबाचा इसका विरोध करेगा, पर इसने क्या काम करा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबाचा को पर आक्रमण कर दिया, मुल्तान पर आक्रमण कर दिया और सिंध की ओर भगा दिया।
ठीक है। कुबाचा हार गया और कुबाचा को उसने हराने के बाद उसने उससे कोई राज्य जीता नहीं, कुछ नहीं किया, उसको से सम्मान मुल्तान और सिंध का गवर्नर नियुक्त कर दिया। उन्होंने कहा तू पहले यहाँ काम कर रहा था, तू अब भी यहीं कर, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस मेरी अधीनता स्वीकार कर ली। ये काम हुए थे। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो फैक्ट आते हैं। सबसे पहला फैक्ट आता है इसका, सबसे पहला फैक्ट अगर इसकी बात की जाए, फैक्ट आता है सबसे पहला इसका कि भारत में पहला तुर्क स्वतंत्र शासक, अगर बात की जाए भारत का प्रथम स्वतंत्र तुर्क शासक कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही भारत का पहला तुर्क स्वतंत्र शासक था। इसने बहुत काम करवाए, इसके जो मेन काम है केवल वही ज़्यादा जिक्र रखेंगे, कुछ और फालतू की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। इसके दरबार में, अगर इसके दरबार के लेखकों के बारे में बात की जाए, इसके दरबार में कौन कौन लेखक था, कैसे कैसे वो थे, क्यों सवाल पूछ लेता है इसके दरबार में कौन थे क्या नहीं थे। इसके दरबार का सबसे फेमस जो लेखक माना जाता है वो था हसन निजामी, ठीक है। इसी के दरबार में, वैसे तो इसके दरबार में एक लेखक और था मुदब्बिर, पर उसके बारे में इतना छोड़ो। हसन निजामी महत्वपूर्ण था। हसन निजामी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है ताजुल मुसाहिर, ताजुल मुहासिर, मुहासिर, ठीक है। इसने एक किताब लिखी ताजुल मुहासिर। अब बात की जाए दिल्ली का, अगर बात की जाए दिल्ली का पहला ऑफिशियल बुक, दिल्ली की पहली ऑफिशियल बुक रही है ये सल्तनत काल की में दिल्ली की पहली ऑफिशियल ऐतिहासिक ग्रंथ या आधिकारिक ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ किस दिल्ली का सवाल पूछता है, दिल्ली का पहला ऐतिहासिक या बात करें दिल्ली का पहला आधिकारिक ऐतिहासिक ग्रंथ की संज्ञा किसको प्राप्त है, तो वो हसन निजामी की ताजुल मुहासिर को प्राप्त है, ठीक है। ये चीज़ आप, ये सवाल ज़रूर याद रखना, ठीक। इसके बाद आपका इसने 2 मस्जिदें बनवाई, ठीक है, 2 मस्जिदें बनवाई। मस्जिद आपने नाम सुना ही होगा दोनों मस्जिदों का आपने आराम से। एक का नाम है कुवैत उल इस्लाम, सही से लिखना, कुवैत उल इस्लाम, शुरू से पहली मस्जिद का नाम है कुवैत उल इस्लाम, ठीक है। दूसरी मस्जिद का नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये इसने 2 मस्जिदें बनवाई। अब ये दोनों मस्जिद है कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, इनके बारे में सवाल पूछा जाता है कि जो आपकी कुवैत उल इस्लाम, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है, ये आपकी कहाँ स्थित है, ये आपकी दिल्ली में स्थित है, ये आपकी दिल्ली में स्थित है। और भारत में बनने वाली प्रथम मस्जिद, भारत में बनने वाली प्रथम मस्जिद कौन सी है, कुवैत उल इस्लाम, ठीक है। और कहा जाता है कि इसको सबसे पहली यहाँ जो मस्जिद बनाई गई थी ये कुवैत उल इस्लाम, ये जैन, वहाँ पर एक जैन मंदिर था, उस जैन मंदिर को तोड़कर उसके चबूतरे पर यह मस्जिद खड़ी की गई थी। क्योंकि आपको पुराने टाइम से बताया था इस्लाम धर्म का प्रचार करना है,
काफिर बताते थे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी धर्मों को। तो उनका यही था कि इन काफिरों का अंत कर, मूर्ति पूजा का अंत कर, हमें इस्लाम धर्म जो हमारा एक दीन ईमान है अल्लाह, उसके प्रति इनका उन सबका अनुयायी बनाना है इन सबको। तो उन्होंने सबसे पहले वही था मंदिरों पर आक्रमण, मंदिर को तोड़ा, वहाँ मस्जिद बनाई उसने। ठीक है, ये 1192 में जब आपका तराइन का पहला युद्ध सेकंड युद्ध हुआ था तब उसने बनवाई थी, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरा आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा बताया है। ठीक है, दूसरा आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये कहाँ है? ये है आपकी अजमेर में, ये आपकी स्थित है अजमेर में। ये आपका जैसे वो तो आपका बनाया था एक जैन मंदिर तोड़कर, ये आपका एक संस्कृत यूनिवर्सिटी थी उस टाइम की, संस्कृत विश्वविद्यालय, एक संस्कृत विश्वविद्यालय था अजमेर में, जो आपका गढ़वाल वंश, गढ़वाल राजा थे, गढ़वाल वंश का एक राजा था, उसने बनवाया था, जिसे हम बिसल देव के नाम से जानते हैं, उसने बनवाया था। उसका ये यूनिवर्सिटी उसने ये यूनिवर्सिटी तोड़कर वहाँ अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। अढ़ाई दिन का नाम इसका क्यों रखा गया कि अढ़ाई दिन का नाम? क्योंकि वहाँ एक मुस्लिम संत हुए हैं पंजाब शाह, ठीक है, पंजाब शाह, उस स्थान पर बात की जाए इसी संस्कृत विश्वविद्यालय में, उस स्थान पर उन्होंने 2.5 दिन के लिए क्या अपने प्रवचन दिए थे, 2.5 दिन तक लगातार उन्होंने अपने प्रवचन दिए थे। उनका क्या कहा जाता है इसमें, दरबार लगा था एक तरह से उनका, ठीक है, एक सूफी संत का। उस वजह से इन्होंने वहाँ अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण कराया और नाम इनका अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसी वजह से पड़ा। ठीक, इसने एक सबसे फेमस चीज़, इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे फेमस चीज़ आपने जो पढ़ी होगी, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार की शुरुआत, कुतुब मीनार की जो बनाने की शुरुआत की गई थी वो किसके लिए की गई थी, किसने की थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कहा जाता है एक सूफी संत हुए हैं, कई तो सोचते हैं इसका नाम कुतुबुद्दीन इसलिए रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर रख दिया, बल्कि नहीं, कुतुबुद्दीन ने जो इसका नाम रखा है एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत हुए हैं। इस सूफी संत के नाम पर ही इसने क्या कुतुब मीनार का नाम रखा और इसी की याद में कहा जाता है कुतुब मीनार बनवाई गई। कुतुब मीनार बनवाने का एक रीज़न ये भी है कि ये महरौली में स्थित है, जो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है उसी के पास ये स्थित है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसको बनाने के कई रीज़न सामने आते हैं कि कोई आदमी कहता है कि ये इसने अपनी विजय, अपनी जीत, तराइन के युद्ध, दिल्ली को जीतने के उपलक्ष्य में इसने एक विजय स्तंभ, ठीक है, एक विजय स्तंभ के तौर पर इसने लगाया कि नुका हाँ भाई ये मेरा जीत का प्रतीक है, ये हमारे तुर्कों की, हमारे इस्लाम धर्म की जीत का प्रतीक है, एक इसलिए लगाया। कुछ कहते हैं जब मस्जिद बनाई गई तो मस्जिद बनाने के बाद अजान पढ़ने के लिए एक ऊंचा स्थान चाहिए था। आज तो लाउड स्पीकर में अजान होती है, उस टाइम पे कोई नहीं था, तो कहा जाता है कि उसने अजान देने के लिए उसने इसका निर्माण करवाया था कि ऊंचाई पे जाके अजान दी जा सके और सबको पता चल सके। ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में अब बात की जाती है कि भाई अगर बात की जाए निर्माण कार्य कुतुब मीनार का शुरू किसने किया था, आपको बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी कुतुब मीनार बनवाने की।
अगर पूरा कुतुब मीनार के बाद सवाल पूछता है पूरा किया था अपना इसी के दामाद इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसका कुतुब मीनार को पूरा बनवाया। तो आप इसको देखना चाहते हो एक डायग्राम के उससे देख लो, ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि बात करते हैं आपकी ये आपके कुतुब मीनार मानते हैं। ठीक है, कुतुब मीनार के आप बात करते हैं, कुतुब मीनार के 5 मंजिल हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 कुतुब मीनार के ये 5 मंजिल है। अब 5 मंजिल में से कौन कौन सी किसने बनवाई? ठीक है, कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल बनवाई वो तो ऐबक ने बनवाई। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। ठीक है, इसके बाद जो बाद की 3 मंजिलें हैं, या इसको अलग अलग कलर से कलर कर देता हूँ जिससे आराम से पता चल जाए। जो पहली मंजिल, ठीक है, जो पहली मंजिल बन के तैयार हुई वो तो आपकी किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। ठीक, उसके बाद की आपकी 3 मंजिलें, जो आपकी ये 3 मंजिलें आती है, ठीक है, ये आपकी जो तीनों मंजिलें आती हैं, ये तीनों मंजिलें आपकी बनवाई इसके दामाद ने। नाम क्या है दामाद का? आपको बताया है अभी। ये है इल्तुतमिश ने बनवाई। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, जब आपका गुलाम वंश ख़त्म होने के बाद सब आपका ये हो जाता है, इसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के बाद आपका कौन आता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश में क्या हुआ, सन 1369 में वहाँ पर एक तूफ़ान आया दिल्ली में तूफ़ान आने के बाद क्या हुआ कि जो इसकी चौथी मंजिल थी वो चौथी मंजिल आधी टूट गई बिजली गिरने की वजह से। ठीक है, बिजली गिरने की वजह से चौथी मंजिल टूट जाती है। अब टूटने के बाद जो आपका अगला राजा आता है उसने इस चौथी मंजिल की मरम्मत कराई। पहले चौथी मंजिल बनवाई और उस चौथी मंजिल के बाद उसने एक 5वीं मंजिल का और निर्माण कराया, जिसका नाम आता है, हम जानते हैं, FST, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, मतलब अगर बात की जाए, 3 दिल्ली सल्तनत के 3 राजाओं ने इसमें अभी तक काम करा चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली स्टार्टिंग करवाई, इल्तुतमिश ने बाकी की 3 मंजिलें बनवाई और एक नई मंजिल और पुरानी मंजिल की मरम्मत कराई फिरोज शाह तुगलक ने, 5वीं मंजिल। अब आपका पूरा कुतुब मीनार तैयार हो गई। पर उसके बाद भी बात करते हैं कि आपका जब आपका ये समाप्त होने लगा, दिल्ली सल्तनत समाप्ति के कगार पे था, तब वहाँ पर एक भूकंप आया। ठीक है, समाप्ति की कगार पर था, 1526 में ख़त्म हो गया था। तो ये कहते हैं 1500 की स्टार्टिंग में ही, ठीक है, आपकी 16वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में ही वहाँ पर दिल्ली में एक भूकंप आया और दिल्ली में भूकंप आने की वजह से 5वीं मंजिल कुछ टूट गई, नहीं कहता है टूट गई। और उस टूट फूट को जो सही कराया, वो सही कराया था आपका सिकंदर लोदी। ठीक है, वो आपका कराया सिकंदर लोदी ने सही। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए, कुतुब मीनार के निर्माण में दिल्ली सल्तनत के 4 शासकों ने अपना हाथ आजमाया है। और वे 4 कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। इन चारों ने मिलकर वर्तमान की कुतुब मीनार बनाई है।
ठीक, इसके बाद में बात करते हैं अब अपनी नई बात के बारे में, कैसे कैसे क्या हुआ। और अब ये इसका सारा काम हो गया। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बारे में। कुतुबुद्दीन मरा तो मरा कैसे, ठीक है। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई है, ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई है, इसकी मृत्यु की इसकी डेट का तो इतना छोड़ो, डेट का तो बस सीधा आप ये देख लो कि 1210 में इसकी डेथ हो गई। और कहाँ हुई इसकी डेथ? हुई है लाहौर में ही, क्योंकि ये कभी दिल्ली आया ही नहीं। इतना राजा बनने के बाद ये कभी दिल्ली नहीं आया, इसी वजह से इसको वास्तविक संस्थापक नहीं कहते हैं। ना उसने राजधानी बनाई, उसने लाहौर को ही राजधानी बनाई, पर लाहौर में ही इसकी ये मकबरा बनाया गया है, लाहौर में ही इसका मकबरा है, मतलब इसकी कब्र है। और जो इसका मरने का तरीका था वो बहुत अजीब था। एक गेम होता है चौगान, ठीक है, चौगान खेलते समय, ठीक है, 1210 में ये चौगान खेल रहा था। और चौगान का ये पुराना नाम है जिसको हम आज नए नाम से जानते हैं पोलो, ठीक है, आज हम इस नाम से जानते हैं सब पोलो। चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया, और घोड़े से गिरते ही इसका कहते हैं कि इसका हार्ट फेल हो गया और ये वहीं टपक गया है, डेथ हो गई इसकी। ठीक, अब बात सवाल ये हो गया आपका सवाल यहाँ। अब इसकी डेथ हो गई, डेथ बस इसका इतना ही है। बस एक सवाल जो मिसलेनियस में अदर सवाल ले लेते हैं कि पोलो, जो एक सवाल अगर पूछते हैं, जो पोलो गेम है, पोलो जिसे हम चौगान, इस सल्तनत काल में चौगान के नाम से जो फेमस था, ये पोलो गेम भारत में लेकर आए। अगर पोलो को पूछा जाए ना, पोलो तुर्कों द्वारा भारत लाया गया। जैसे क्रिकेट अंग्रेजों द्वारा लाया गया है, उसी तरह से जो ये पोलो गेम लाया गया है, ये आपका तुर्कों द्वारा भारत में लाया गया था। ये एक पंचुअल राजा नहीं कह सकते हम कि उस राजा ने लेकर आया, वो चीज़ है। जब तुर्क आक्रमणकारी भारत आए थे, आपका तुर्क आक्रमणकारी कौन? मोहम्मद गजनवी। तुर्क आक्रमणकारी पहला गजनवी था। गजनवी के शासनकाल के टाइम पर ये भारत में इंट्रोड्यूस हुए थे, भारतीय इस गेम से। ठीक, आज वर्तमान में पोलो एक देश का ईरान देश का वर्तमान में, जैसे भारत का कोई राष्ट्रीय खेल तो है नहीं, भारत हम पढ़ते हैं हॉकी है, पर भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। वैसे ही जैसे आप बात करते हैं, हम राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं, पोलो आज एक देश आता है ईरान का राष्ट्रीय खेल है। बस इसके बारे में इतना ही, ईरान का राष्ट्रीय खेल है। बस आपका कुतुबुद्दीन ऐबक इतना ही काफ़ी है, बस इसके ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। कि एक सवाल इसके बारे में पूछ सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की? तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसने कभी भी अपना आप को राजा नहीं माना। बेशक 1208 में उसने घोषित कर दिया हो कि हाँ तू स्वतंत्र है, पर इसने तब भी अपना आप को कभी भी राजा नहीं माना। अपने आखिरी सांस तक केवल खुद को एक मोहम्मद गोरी का क्या मानता रहा, एक प्रतिनिधि मानता रहा कि मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मोहम्मद गोरी को, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ हमेशा ये खुद मान के ये चला है। तो आपका ये होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। इसके बाद अब आपका जो आएगा, इसके बाद आपका इसका पुत्र बनता है आराम शाह के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे कहते हैं बहुत कमज़ोर शासक हुआ है, गुलाम वंश का बहुत ही कमज़ोर शासक हुआ है। फिर इसके बाद इल्तुतमिश पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको
कि इल्तुतमिश ने क्या है क्या नहीं, क्या क्या बात बताई है। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इल्तुतमिश के बाद आपके, ठीक है, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज उसका शासक बनेगा। रजिया सुल्तान कैसे कैसे राजा बनती है, दिल्ली की महिला शासक बनती है। रुकनुद्दीन ने अपने भाइयों को कैसे मारा, ठीक है, भाइयों को कैसे मारा, इसको तरीके से सब, मतलब अब ये चीज़ होगा। बस आज आपका यही है, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका आज क्लियर हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो आज के बस इतना ही रहना है। अब आप सभी से कुछ देखते हैं कि भाई इतनी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इतनी चीज़ें आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उस चीज़ का एक छोटा सा देखते हैं। आप टेस्ट लेने के लिए सोच रहा हूँ, टेस्ट ले लूँ तो आपके लिए मैं कुछ सवाल दूंगा। ठीक है, पीडीएफ एक छोटे से 2-3 सवाल आपके उसके लिख के दे दूंगा, मैं पीडीएफ पे लिख के दे दूंगा, या क्वेश्चन आपको इमेजेस लगा दूंगा। उनको सवालों को आपको देखना है, और या तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके उनका जवाब दीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में उनको सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप सभी को पता ही है व्हाट्सएप नंबर मेरा, जिनको नहीं पता और जिनको ग्रुप में ऐड होना है उनके लिए नंबर बता रहा हूँ। मुझको मैसेज, अपना नाम मैसेज कर देना, मैं उसमें ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। नंबर मेरा आपको ये है 9756841104, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जिसको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मैं वैसे दे दूँ। सब्सक्राइब नहीं करना है तो मत करना, मैं उसमें डालता रहूँगा जो जो करंट्स की होगी, करंट्स के मैं पीडीएफ जो ज़रूरी होंगे वे आपको यहाँ पढ़ाता हूँ, और बाकी के अदर जो वैसे होते हैं जो खुद पढ़ के समझ आ सकती है करंट, वो मैं एज ए पीडीएफ बनाकर वहाँ आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जहाँ तक होगा अच्छा ही होगा वीडियो भी, आप सभी बताना। ठीक, चलो सभी को राम राम भाइयों, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। अब मैं आपके कुछ सवाल लगा रहा हूँ, ये सवाल ज़रूर देख लेना और इनके मुझे आंसर ज़रूर देना। ओके, सभी को राम राम भाइयों।